चलिए, आज टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन। अब पहले हम क्या करते हैं, पहले फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं विदाउट फ्रिक्शन तक के, पहले वो करते हैं। फिर हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे टोटल फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन में हम 5 फोर्सेस पढ़े थे, जिसमें बाकी सबको तो यूज करके क्वेश्चंस कर चुके होते हैं। अब बचा कौन सा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमने देखना है कि एक तो कई जगह पे मिसकंसेप्ट होता है। फ्रिक्शन का सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट ये होता है जो 9th में आपसे स्टार्ट करा जाता है, और कई बार आप 11th में भी सेम ही बात पढ़ते हैं। सबको याद रहता है भाई फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो कहेंगे सर जिधर चल रहे हैं उसके ऑपोजिट में। फ्रिक्शन किधर लगता है, ऑपोजिट टू मोशन। ज्यादातर बच्चों का यही आंसर आता है, केवल बच्चों का नहीं, टीचर्स का भी यही आंसर आ सकता है कईयों का, कि फ्रिक्शन जो है वो क्या किधर लगेगा, ऑपोजिट टू मोशन, जबकि ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट टू मोशन नहीं लगता। किधर लगता है वही फाइनली हमने ये देखना है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप खुद ही डिसाइड करेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है। तो पहले हम देखते हैं लगता क्यों है, वाई इज फ्रिक्शन एक्टिंग। तो हम देख रहे हैं कोई एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। अब इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाए कि बिल्कुल क्लोजली इसको ऑब्जर्व करें, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, तो क्या होगा, क्या ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस होंगे या कुछ ना कुछ रफनेस होगी, रफनेस होगी। जो भी सरफेसेस हैं बिल्कुल स्मूथ तो नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ देम कुछ ना कुछ रफनेस होगी। ये बना दिया भैया, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये ए बना दिया और ये बी बना दिया। अब ये जो आपस में एंटेंगल हो रहे हैं, उनको मैं हैंड से अगर दिखाऊं, ये ऊपर ए है नीचे बी है, तो ये बी की जो रफनेस है, जो ये पहाड़ियां बनी हुई हैं बी पे, जैसे इसमें रफनेस की वजह से, और ये ए है, ए को जब इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एंटेंगलमेंट हो जाएगा, इसके अंदर जाके एंटेंगल हो जाएंगे, फंस जाएंगे इसके अंदर। सारे जरूरी नहीं है, पर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो होंगे ना ऐसे। अब अगर हम इसमें से ऊपर वाले को या फिर अगर कहीं नीचे वाले को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये उसी इंस्टेंट पे चला जाएगा, या रोकने के लिए कुछ एक फोर्स आ रहा है ना। एक के पार्टिकल्स को मैं आगे चलाना चाह रहा हूं, तो दूसरे क्या कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। क्यों आया, ड्यू टू दिस एंटेंगलमेंट। इसके पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें एंटेंगल हो चुके हैं, इसमें फंसे हुए हैं, इसलिए जब हम एक को मूव कराना चाह रहे हैं, दूसरा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। सो रीजन से हमें पता लगेगा किस डायरेक्शन में। सो ड्यू टू एंटेंगलमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब एंटेंगलमेंट की वजह से क्या हुआ, जब मैं किसी एक को चलाना चाह रहा हूं तो दूसरा उसको रोक रहा है। अगर ये दोनों ही ऑब्जेक्ट होते ए और बी, और मैं दोनों को पकड़ के साथ में चलाता, क्या वो एक दूसरे को रोकते, नहीं रोकते। अगर ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट होते, दोनों को साथ में पकड़ के मैं मूव कराता, तब क्या वो एक दूसरे को रोकते, नहीं। अगर एक का सरफेस दूसरे से स्लिप होना चाह रहा है, एक का सरफेस दूसरे पे स्लिपिंग होना चाह रहा है, उसको रोकना है। किस चीज को रोकना है, स्लिपिंग को, क्योंकि मोशन तो तब भी है जब दोनों एक साथ गए, मोशन तो तब भी है, पर तब फ्रिक्शन आया या नहीं आया, नहीं आया। जब दोनों साथ में लेकर जा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट्स को, तब भी मोशन हो रहा है, बट उस टाइम पे फ्रिक्शन नहीं आ रहा। मतलब अभी इतना थोड़ा आइडिया लगने लग गया कि हाँ भाई, मोशन से जरूरी नहीं है हमेशा मोशन को अपोज करें। हाँ, किसको करेगा वो इसी वाई से, रीजन से हम देखेंगे। तो रीजन क्या है, ड्यू टू एंटेंगलमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अपने से दूर नहीं जाने दे रहा। दूर में ऐसा नहीं है कि सरफेस से दूर, उसी सरफेस के ऊपर कांटेक्ट बना रहे, और अगर एक ऑब्जेक्ट जाना चाह रहा है तो दूसरा उसको रोकेगा। और बी की रिस्पेक्ट में अगर ए मूव करेगा, बी की रिस्पेक्ट में अगर ए मूव करे, अगर दोनों मूव करें, अभी आपने बताया अगर दोनों मूव करें क्या फ्रिक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर कोई एक जाना चाह रहा है, दैट मींस इनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो, वो भी किधर, पैरेलल टू सरफेस। सो ड्यू टू एंटेंगलमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स ट्राई टू अपोज,
क्या चीज को अपोज कर रहे हैं? रिलेटिव मोशन ऑफ एनी वन विद रिस्पेक्ट टू अदर, लेकिन किधर? ये रिलेटिव मोशन किधर? ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू सरफेस। और ये जो इतना बड़ा सेंटेंस बनाया है, इसी टर्म के, इसी के लिए केवल एक वर्ड में आप समझा सकते हैं। क्या चीज? ड्यू टू एंटेंगलमेंट ऑफ पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स क्या अपोज कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट ट्राई टू अपोज रिलेटिव मोशन ऑफ एनी वन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैरेलल टू सरफेस। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लिपिंग बोलते हैं। स्लिपिंग क्या होती है? अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में, एक सरफेस दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरेलल टू सरफेसेस मूव कर रहा है तो स्लिपिंग है। सिंपल भाई, एक अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है पैरेलल टू सरफेसेस तो स्लिपिंग है। अच्छा, अगर दोनों जा रहे होते और एक ज्यादा जा रहा है, ये दोनों सरफेसेस हैं, दोनों जा रहे हैं और ऊपर वाला सरफेस ज्यादा चल रहा है, क्या स्लिपिंग हुई? हाँ हुई तो है भाई, दोनों साथ में जा रहे हैं पर वेलोसिटी दोनों के पास है, ऊपर वाले सरफेस को ज्यादा वेलोसिटी दी, तब भी तो स्लिपिंग है। तो इसका मतलब रिलेटिव मोशन ऑफ एनी वन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैरेलल टू सरफेस को हम क्या बोलते हैं? स्लिपिंग। किसको अपोज कर रहा है? ट्राइज टू अपोज, ट्राइज टू अपोज रिलेटिव मोशन ऑफ एनी वन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैरेलल टू सरफेस, मतलब स्लिपिंग। तो ऑब्जेक्ट्स में ड्यू टू एंटेंगलमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो क्या ट्राई कर रहे हैं? किसको अपोज करने की? स्लिपिंग को। ठीक है, तो मतलब कि और दिस फोर्स इज कॉल्ड ड्यू टू द फोर्स, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? विच इज नेम्ड फ्रिक्शन। इस फोर्स को क्या नाम दिया जाएगा? फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि फ्रिक्शन किधर लगता है? फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पे लिखा है बेटा ट्राई टू अपोज, क्या पता कई बार ना भी अपोज कर पाए। तो एक ऑब्जेक्ट को हमने इतनी तेज धक्का दिया, जैसे ये बेंच है, मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, नहीं चला। क्यों? क्योंकि जितना मैंने फोर्स लगाया शायद उतना फ्रिक्शन पीछे आ गया, नहीं चला। मैंने फोर्स और थोड़ा बढ़ाया, बढ़ा, कुछ एक लिमिट आ जाएगी, उसके बाद चलने लग गया। उसने ट्राई तो करा अपोज करने की, फ्रिक्शन ने अपोज करने की कोशिश करी, बट जरूरी नहीं है हर बार कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप क्या देखेंगे? फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स, किस डायरेक्शन में लगेगा? ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू। अब जरूरी थोड़ी इतना बड़ा सेंटेंस बार बार लिखेंगे। अपोजिट टू, किस चीज को अपोज कर रहा है? स्लिपिंग को कर रहा है, बट हम यहां पे ध्यान से वर्ड्स लिखेंगे, अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। तो हम देख लेंगे भाई, जिधर ऑब्जेक्ट स्लिप होना चाह रहे हैं उसको अपोज कर दो बस। जिधर ऑब्जेक्ट्स की टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है उसको अपोज कर दो और फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर मैं एग्जांपल्स, पहले बताओ रीजन समझ आ गया सबको? क्यों लग रहा है? एंटेंगलमेंट हो गया। दोनों अगर रुके हैं क्या फ्रिक्शन आएगा? नहीं। दोनों बराबर लेके जा रहे हैं हम, क्या फ्रिक्शन आएगा? नहीं। अगर एक को ज्यादा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तब आएगा, चाहे वो स्लिप ना भी हो। अगर हमने एक को खींचा, दूसरा उसके साथ आ गया, आया लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ही। अगर एक स्लिप कर रहा है तब भी फ्रिक्शन है। मतलब आप एक सरफेस को पैरेलल टू सरफेस आगे ले जाना चाह रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू सरफेस दूसरे से दूर ले जाना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन आएगा। मतलब किसको अपोज करता है? टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग को। तो अब इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहले तो बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप जब भी सोचेंगे किधर फ्रिक्शन है, अब आप मोशन का मत देखना, जो पुराना अगर बाई चांस आपको याद है उसको अनलर्न कर दो कि भाई किधर ऑपोजिट टू मोशन वगैरह मत देखना। अपोजिट टू क्या ढूंढना है? टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। तो पहला है भाई
एक ऑब्जेक्ट है, उसको आगे वेलोसिटी दी, इसको आगे वेलोसिटी दी, तो जिधर वेलोसिटी है उधर तो स्लिपिंग होगी। मतलब सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा, आगे वेलोसिटी दे दी, तो इसका मतलब स्लिपिंग होने की टेंडेंसी इसी डायरेक्शन में प्लस एक्स में। तो आपको पता लगा ये टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग तो आगे ही है, रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर आएगा, पीछे आएगा। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल। दूसरा है ये ऑब्जेक्ट है, इसको वेलोसिटी नहीं दी अभी, इस बार क्या करा हमने, एक फोर्स लगाया। तो एक ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं आगे, पहले एक वेलोसिटी देके भेज दिया था, इस बार एक फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाया तो इससे भी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इसी डायरेक्शन में आई, प्लस एक्स डायरेक्शन। रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे। अंडरस्टूड। अब तीसरा देखते हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम दो ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं, ये ए ये बी। फोर्स लगाया बी पे, ठीक है, फोर्स लगाया किस पे, बी पे। टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग ढूंढने के लिए आप ऐसा करो, अगर फ्रिक्शन नहीं हो तब ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करेंगे, उससे आपको ऑटोमेटिकली स्लिपिंग पता लग जाएगी। और जितने कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस होंगे, जितनी जितनी जगह पे कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, हर जगह पे फ्रिक्शन आने के चांसेस है, जहां जहां पे भी कॉन्टैक्टिंग सरफेस। तो बेटा इस बी पे देखते हैं पहले, बी पे कितने कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, एक तो ये है ग्राउंड के साथ और एक ये है ए के साथ। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मैं एक एग्जांपल इसी को फिजिकली दिखा दे रहा हूं, नोटबुक दे दो। यही एग्जांपल को हम फिजिकली दिखा दे रहे हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये जो बी है नीचे, ऊपर है ए, हम बी पे आगे फोर्स लगाएंगे। फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये ए साथ में जाता, नहीं जाता, क्योंकि इस पे तो mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, इस ए ने तो आगे जाना ही नहीं था। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मैंने इस पे बी पे फोर्स लगाया, वो आगे चले जाएगा। फ्रिक्शन नहीं होता तो जिस पे हम फोर्स लगाएंगे वही तो आगे जाना चाहिए, दूसरा तो नहीं जाना चाहिए, तो दूसरा नहीं जाता। अब ये क्यों जा रहा है वो देखते हैं। रेजोनेंस ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही कुछ बदलाव आएगा, कुछ चेंजेस आएंगे। तो इसमें ये हमने मार्क कर दिए जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है। बी का कांटेक्ट ग्राउंड के साथ भी है और बी